प्रणाम सर। राम जी। आज का सेशन जो है हमारे पुरुषोत्तम जी बड़ौदिया जी लेने वाले हैं, और उनके बारे में बता दूं कि रियल एस्टेट में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मैं भी रियल एस्टेट के फील्ड से आया हूं। और उन्होंने जिस तरह से अपने आप को एक लीडरशिप के हुनर सीखते हुए उन्होंने काम किया, और केंगन में भी अपनी अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। बाहर तो उन्होंने बहुत सारी जमीन, बहुत सारी सफलताएं हासिल करी उन्होंने काम करते हुए। टीमों को कैसे संभालना, लोगों की भावनाओं की कैसे कद्र करना, और डील को कैसे मेच्योर करना। क्योंकि प्रॉपर्टी का काम भी जो होता है एक बड़ा होता है कि डील को, क्योंकि हाई टिकट साइज का काम होता है वो, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। वहां पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, टीम वर्क बहुत अच्छा है उनका, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। तो आज अपन उनसे ही सीखेंगे, क्योंकि आज मेरी भी इच्छा थी, अगर माधव सर होते तो भी मैं आज जरूर आता और उनके साथ में अपना शेयरिंग करता। पर आज किस्मत है कि मैं, माधव सर है नहीं तो मुझे ही करना है। पर आज हम मिलके समझते हैं पुरुषोत्तम जी। आप अपने आप को अनम्यूट करें, और हम मिल के आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। पुरुषोत्तम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। किया सर मैंने। जी जी जी। वेरी गुड आ रही मॉर्निंग। सर आवाज? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग पुरुषोत्तम जी। गुड मॉर्निंग। आज कुछ ऐसा हमें सिखाओ यार, जिससे हम हमारे कैंगन के अंदर नई गति और लेके आए, और कुछ अच्छा। क्योंकि लीडरशिप तो ऐसी एक अनंत यात्रा है, अनंत यात्रा है, इसमें कभी भी विराम नहीं होता है, रोज आप सीखते हो उसके अंदर, रोज। तो आपकी लीडरशिप का तो मैं भी कायल हूँ, आपकी टीम को आप, मैंने काम करते हुए आपको देखा है। तो आप काम तो बहुत लाजवाब करते हो, उसमें कोई दो राय नहीं। तो थोड़ा सा आज हमें बताएं कि हम कहाँ पर गलती कर जाते हैं कभी कभी, या को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। कई बारी टीम आपस में उलझ जाती है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करती है। तो कहाँ हम गलती कर जाते हैं एक बड़ी टीम बनाने से। आपने एक बड़ी टीम बनाई है ऑलरेडी, आप काम अच्छा कर चुके हैं ऑलरेडी। केंगन में भी आप अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, आपको केंगन के अंदर क्या अनुभव हो रहा है, और कैसे आप काम करते हैं केंगन में, और केंगन में अपना भविष्य कैसे देखते हैं, और हमें क्या क्या और करना चाहिए केंगन को बेहतर करने के लिए। थोड़ा सा आप इन विषयों पे आज हमें बताएं। ओवर टू यू। बिल्कुल सर। नमस्कार सर्वप्रथम मुझे सबको नमस्कार करता हूँ। और मेरा नाम पुरुषोत्तम बड़ोदिया है। और क्या कहूँ, सर ने लीडरशिप के बारे में बात कर दी स्टार्टिंग में। लीडरशिप वास्तव में एक ऐसी यात्रा है जो जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें अपने घर से करनी पड़ती है। और हर व्यक्ति करता है, और जो नहीं कर पाता है वहां आपने देखा है कई सारी दिक्कतें आती है, कई सारे चैलेंज आते हैं। लीडरशिप, और जब भी हम काम की शुरुआत करते हैं, कोई सा भी काम हो, वहां सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में परेशान करने वाले आपने देखा है, या इस यात्रा में रुकावट करने वाले कौन होते हैं? मुझे लगता है घर से संघर्ष सबसे पहले होता है। हमारा संघर्ष सबसे पहले स्टार्ट ही घर से होता है। तो यही सब चीजें कहीं ना कहीं सभी के साथ होती है, और मेरे साथ भी कभी घटी थी। खैर, सर ने जो भी चीजें बताई वो वास्तव में की है, हुई है, मगर उसको एक समय हो गया है। अब मैं इस चीजों को 7 साल पहले कहीं छोड़ के आया हूँ। और दूसरी तरफ रियल एस्टेट का काम अभी भी कर ही रहा हूँ, मगर आपके साथ केंगेन भी साथ में कर रहा हूँ, है ना? तो कहीं ना कहीं मुझे आपका भी वो सपोर्ट चाहिए। सर्वप्रथम मैं चीजों को स्टार्ट करने से पहले अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ अपने जितने भी गुरु हैं, आप जितने भी गुरु हैं, गुरुदेव हैं क्योंकि अभी केंगन में मेरी शुरुआत है कहीं ना कहीं। तो आप सभी लोग मेरे लिए गुरु समान हैं। और देखा जाए तो
भगवान को सबसे पहले हमें प्रणाम करना होता है, जो भी हम जिन्हें मानते हैं, जिन्हें इष्ट वो करते हैं। और हमें काम की शुरुआत कर देनी होती है। भगवान का धन्यवाद इसलिए करना होता है कि भगवान ने सब कुछ बनाया, सब कुछ हमारे लिए बनाया। सबसे खास बात है, इतनी सारी चीजें बनाई और सब कुछ हमारे लिए बनाई, और हमारे लिए बनाई, और हम हमारे लिए इनका भोग करने के लिए बनाई है। मगर कौन व्यक्ति किस तरीके से उसे लेता है, किस तरीके से सोचता है, और किस तरीके से काम करता है। हम चाहें तो हम हर जगह पे आगे बढ़ सकते हैं, हर मुकाम पे आगे बढ़ पाते हैं। मगर आपने देखा है कि 100 में से कई लोग अपनी अपनी यात्राएं अलग तरीके से करते हैं, और अलग अलग शिखरों पे पहुंचते हैं। अगर हमें शिखर पे वास्तव में पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तपस्या भी करनी होगी, है ना। मैं आपके साथ जुड़ना भी चाहता हूँ, पहली बार आया हूँ, तो आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये आ रही है आवाज, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? जी, ठीक है। मैं यहाँ पे भगवान को उस दृष्टिकोण पे भी देखता हूँ, जहाँ भगवान को हमने देखा होगा, समझा होगा, मानते हैं हम लोग। मगर इस भगवान की बनाई हुई जगह पे कहीं ना कहीं हम उन चीजों को ज्यादा करीब से जानते हैं, कि देखते हैं कि वो भगवान का स्वरूप है। मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ, मैं उस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, जहाँ भ से बनते हैं भूमि। हमें 5 चीजें मिली है जिससे हम लोग बने हैं, और वो चीज हम पहले देख पाते हैं। और ग से बना है गगन, है ना। और व से बनी है वायु, और अ से बनी है अग्नि, और न से बना है जिस पे हम काम करते हैं, जिसको नीर बोलते हैं, जिसको पानी बोलते हैं, जिसको जल बोलते हैं। ये सब ईश्वर ने हमें दिया। मगर आज देखें तो उनकी क्या दशा है, कहाँ वो चीजें हो रही है, कितनी प्रदूषण हो रहा है, कितना वायुमंडल प्रदूषण हो गया है। और पानी या जल कहाँ था और उसकी पोजीशन आज कहाँ है, ये सब हम देख रहे हैं। अगर हम काम की शुरुआत में देखें, तो सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करूंगा, माननीय आदरणीय माननीय मनोज तिवारी साहब का, कि जब हम काम के लिए बात करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस की जब बात आती है, तो चैलेंजेस काम के दौरान सभी के साथ आते हैं। कभी सफलताएं भी आती है, और सफलताओं के साथ में चैलेंजेस भी आते हैं। ये सब चीजें जब आपके साथ होते भी होगी, तो कहीं ना कहीं वो पल, वो समय याद करना होगा, जब कभी ये चीजें सर के साथ भी हुई होगी, है कि नहीं। जैसे उन्होंने भी अलग अलग वर्किंग किया, फिर कैंगेन में आए, कैंगेन में एक अच्छी जगह पे पहुंचे, और जगह पे पहुंचने के बाद में ऐसा लगा कि अब मुझे क्या करना होगा। जब आगे और पीछे कुछ दिख नहीं रहा था, जैसा कि उन्होंने पहले कभी बताया था, तब एक भंवर की तरह स्थिति बन गई थी कि अब मुझे करना क्या है, करना तो है, पर कैसे करना है। यही कई सारी चीजें आपके साथ भी चैलेंज के रूप में आती होगी, बहुत सारे अलग अलग तरीके से आती होगी। मगर वहाँ हमें आदरणीय सर, आदरणीय माधव सर, उन्होंने भी बहुत अच्छी चीजें सोलंकी साहब ने की, जिन्होंने बहुत सारे काम करते हुए उन्हें भी केंगेन मिला, उनके साथ भी स्थितियां परिस्थितियां बनी, मगर उन्होंने अपने आप को थामे रखा, धैर्य पूर्वक थामे रखा। और आज स्थिति आपके सामने देख पा रहे हैं आप। कहीं जगह आप अगर एक जगह एक खड़े हैं, वो भी कहीं उसी जगह पे एक बन के खड़े हुए थे। मगर आज इस दौर की जब बात करें, 3 से 5 साल की बात करें, तो आज वो और आप, मुझे लगता है 500 लोगों के साथ खड़े, 1000 लोगों के साथ खड़े। यही सब चीजें आपके भी साथ होगी।
यही सब चीज हमारे भी साथ होगी। मगर उसके बीच की जो यात्रा है इतनी सरल नहीं होती है। जब भी ये परेशानियां, ये समस्याएं आए, तो हमें ये सब चीजें देखनी होती है। इन तरीके की चीजों को हमें फोकस करना होगा, ध्यान लगाना होगा कि हमें आगे बढ़ना है तो कैसे आगे बढ़ना है, इन चैलेंज को लेके आगे बढ़ना है। रहा सवाल मेरा, तो मैंने रियल एस्टेट में काम किया है, 8 से 10 साल काम किया है, 1-2 करोड़ रुपए कमाए भी हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर सवाल ये है कि अब मुझे क्या जरूरत हो गई कि मुझे केंगेन में आना रहा, कि मुझे क्या अच्छा लग गया। ये एक बड़ा विषय था, मैंने भी देखा था। जब मैंने देखा कि कई सारे लोग काम के दौरान मेरे पास भी नेटवर्किंग को लेके, अलग अलग बिजनेस को लेके आते थे। मैंने कई लोगों को तो इसलिए वो कर दिया कि मुझे ये सब चीजें करना ही नहीं है, मुझे इस क्षेत्र में जाना ही नहीं। मेरा फोकस सीधा है, मुझे रियल एस्टेट का काम करना है, प्रॉपर्टी का काम करना है, आगे बढ़ना है। पर जब मैंने देखा कि कोई भी व्यक्ति, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी चीज वहां तक काम कर पाता है, वहां तक अपने आप को बढ़ा पाता है। और जब वो नहीं होता है, या उस एम्पायर को वो आगे जब नहीं बढ़ा पाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता है, या फिर जो चीजें उसकी कमाई हुई वही उसे काम आती है। मगर जब हमें बिजनेस के बाद भी आगे तक देखना हो, तो कहीं ना कहीं केंगेन और केंगेन से जुड़ा जो सिस्टम है, मैं उसे सैल्यूट करता हूँ कि वो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी लेके जाता है और बहुत आगे बढ़ाता है। मतलब मेहनत एक ही बार करना है। अगर वही सब चीज जो मैंने पहले की, वही सब चीज अगर 7 साल 8 साल हम लोग यहाँ दिए होते, तो आज हम कहाँ होते और कब तक आने वाली पीढ़ी तक उन्हें हम पहुंचा पाते। समझ पा रहे आप? है ना? तो बस यही वो कारण था कि मैंने गैंगेन को देखा, समझा, और आज भी डेली, ठीक है, मैं पार्ट टाइम से शुरुआत कर रहा हूँ बिजनेस की, और अच्छा करूंगा आप लोगों के सपोर्ट के साथ में। है ना? अभी तो मात्र 2A पे स्टार्ट किया है मैंने, 1A से 2A पे पहुंचा हूँ। तो सभी आप मेरे आदरणीय गुरुदेव की तरह हैं कि आपका साथ मिलेगा तो और आगे बढ़ेंगे। मगर 2 से 3 घंटे मैं डेली केंगेन के बारे में सोचता हूँ, पाने के बारे में समझता हूँ, और समझता ही नहीं, सोचता ही नहीं, उससे आगे करने की भी बात करता हूँ। कैसे करेंगे, क्या होगा, किनसे बात करनी है, बहुत सारी चीजें के बारे में फोकस करता हूँ। और रहा सवाल और भी जो लीडर्स हैं जिनके माध्यम से ये मुझे देखने को मिला, केंगेन, केंगेन एक ऐसी चमत्कार के रूप में मेरे सामने आया जब माधव सर, राजेश सर, माननीय आदरणीय राजेश पटेल साहब, नरेंद्र पाचोले जी, जो मेरे लीडर के रूप में हैं, वो जब ये चीज लेके आए घर पे, बताया उन्होंने मुझे, तब मैं आश्चर्यचकित हो गया। मेरी मदर जो है, वो काफी समय से परेशान थी, बहुत बीमार थी। मतलब डायबिटीज की इस कदर परेशान थी कि वो एक दिन उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने डेली सुबह से लेके रात तक का जो सफर तय करती थी, जिसमें उन्हें 9 गोली 10 गोली तक खानी पड़ती थी। मतलब हम सब सुबह जब उठते हैं, तो सबसे पहले उन्हें भूखे पेट एक गोली लेनी होती थी, फिर नाश्ते के पहले एक गोली लेनी होती, फिर नाश्ते के बाद एक गोली लेनी होती थी, फिर खाने के पहले। मतलब ये ऐसा रूटीन बन गया था कि वो परेशान हो गई थी। 300 400 इतनी ज्यादा उनको शुगर हो गई थी, जिससे मैं 3 साल से देख ही रहा था। फिर अचानक जब सर ने मुझे दिखाया, माधव सर ने और सभी लोग आए, तो चीजें करी, तो देखा कि यार वास्तव में बहुत अच्छा डिवाइस है। मतलब ये पहले कहाँ था?
पहले क्यों नहीं दिखा है मुझे। जब मैंने देखा तो सभी की तरह बहुत सारे लोगों को लेने के पहले बहुत सारी समस्याएं होती है मशीन लेने के पहले। वैसे ही कुछ दिक्कतें मेरे साथ भी थी, क्योंकि मैं भी अपने लाखों रुपए कहीं लगा चुका था बिजनेस में, और प्रॉपर्टी में डील करके पूरा पैसा मैं कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में लगा रखा था। तो कैसे मैं एकदम वो करूं, पर हाँ, मैंने तय कर लिया था कि मुझे लेना है डिवाइस। और तुरंत मैंने सर से कहा कि सर मैं खुद फोन करूंगा आपको। और जब मैंने फाइनल किया मशीन का, तो वो दिन था 8 अगस्त 2023। आज भी मुझे ध्यान आ रहा है। आज पूरे के पूरे 2 साल हो गए। 2 साल मुझे डिवाइस को लिए हुए हुए। और जब मैंने डिवाइस लिया तो खुद फोन किया, और सर लोगों को पेमेंट करके मशीन बुलवाई। और ये देखने के लिए कि आज 2 साल हो गए, मगर काम मैंने अभी 11-12 महीने से स्टार्ट किया है। क्यों? उसके पीछे भरोसा तो पूरा था मुझे, पर कहीं ना कहीं मैं देखना चाहता कि वास्तव में चीजें मेरे घर पे होती है कि नहीं। तो मैंने मदर को स्टार्ट किया पानी का, और धीरे धीरे हर 3 महीने में, आज भी उनकी चेकअप होता है, घर के सामने हॉस्पिटल है मेरे। तो 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने, ये 3 रिपोर्टें जब मैंने कराई, तो 90 महीने में जब मैं डॉक्टर को दिखाने गया, तो वास्तव में अमेजिंग नहीं, चमत्कारी रिजल्ट मुझे मिले। मैं खुद देख के हैरान हो गया। और डॉक्टर ने मुझे बुलाया। मैं हमेशा उन्हें लेकर जाता था, क्लिनिक के बाहर बैठता था, आप मिल के आओ। अब उस दिन जब मैं बैठा था तो सर ने बुलाया कि इनकी शुगर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। ऐसा क्या किया, क्या रोज 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं क्या? मैंने कहा नहीं सर, ये तो नहीं हुआ है। जैसा आप बताते हैं वैसा सब कुछ किया है, दवाइयां भी पूरी ली है, पर साथ ही साथ हमने एक जापान की एक मेडिकल डिवाइस है जो पानी को गंगा जल की तरह तैयार करती है। उसमें अल्कलाइन वाटर होता है, अल्कलाइज के रूप में निकलता है, और ये सब चीजें होती है। तो बोले हाँ मैं जानता तो हूँ, पर मैंने कहा सर मैंने वो सिस्टम लगाया है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे सर उसके कारण शायद ये चीजें हुई है। तो बोले पता नहीं इसके कारण हुई है कि नहीं, मगर आपने अच्छी मेहनत की है। मैं समझ चुका था मैं समझ चुका था कि वो मानने को तैयार तो नहीं होंगे, पर ठीक है। अब इसके एक एग्जाम्पल के रूप में मुझे खुद खुद एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो मैं घर आया, मैंने कहा सर, अब बोले मैं दवाई काहे की दूं। मैंने कहा सर अब डॉक्टर आप हैं, अब आगे क्या करना है ये आपको को देखना है। बोले ठीक है, मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, इन्हें आप कंटिन्यू करिए। तो 9 गोली, 10 गोली से उन्होंने 3 गोली का फाइनल कर दिया मदर को। और मैं बहुत खुश हुआ उस दिन कि जब माता जी को रोते हुए देखा था और आज वो खुश है। तो सबसे बड़ी खुशी माता पिता के लिए वही होती है कि एक ऐसी चीज हमेशा उन्हें सपोर्ट करे। मैं तो ये देखता हूँ कि हर व्यक्ति को माता पिता के लिए एक गिफ्ट के तौर पे ये मशीन को लेना चाहिए, कि अगर वो बहुत यहाँ नहीं, वो तालियां बजाएं यहाँ और नहीं। आज एक बार सारे लोग मिलके इस कथन के लिए तालियां बजाएं कि ये मशीन माता पिता के लिए ही ले लेनी चाहिए यार। जबकि मेरा गिफ्ट ये के लिए। मानना है कि पुरुषोत्तम जी की माँ ने हमें दुनिया का सर्वोत्तम दूध पिलाया है। और वो भी तब पिलाया है जब हम कुछ नहीं जानते थे, हम अगना मुतना भी नहीं जानते थे, तब उसने हमको दुनिया का सर्वोत्तम दूध पिलाया। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम दुनिया का सर्वोत्तम पानी हमारी माँ को पिलाएं इस समय? ये बहुत अद्भुत है। वेरी गुड एक सर। गिफ्ट के तौर पे हमने हमें उन्होंने जो चीजें दी, और आज कितनी विषम परिस्थितियां थी। मतलब वो स्थितियां आज से 30-40 साल पहले जब देखते हैं तो कितनी विषम परिस्थितियों में हम बड़े हुए, और कैसे उन्होंने हमें पाल के बड़ा किया। तो जब वहां हम सोचते हैं ना, तो ये डिवाइस हमें बहुत सस्ता लगता है, और ऐसे गिफ्ट के तौर पे हम दे सकते हैं कि हर व्यक्ति को इस बारे में सोचना चाहिए। और बस
मैंने वही सोचा था, मैंने अपने माता पिता घर किसी से पूछा नहीं, और सबसे पहले खुद चेक बना के दिया था कि आप इसको लेना है। अब जब डॉक्टर से हम लोग घर पे आए, तो मैंने अपनी पत्नी को एक बात कही। मैंने कहा आज ऐसी सी बात हुई और मैं बहुत खुश हूं, पर आज तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूँ। बोले बताइए। मैंने कहा जिम्मेदारी ये है कि अभी हमें ना 1 महीने तक या 15 दिन तक डॉक्टर की एक गोली भी नहीं खाना है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मदर को तो 3 दिन दवाई नहीं दो, एक दिन दवाई खत्म हो जाती है, तो अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा अभी हमें अब इस मेडिकल डिवाइस को लगाया तो है, थोड़ा सा परीक्षण भी करते हैं, देखते हैं इस बार, जो भी होगा मैं खड़ा हूं, तो मुझे फोन करना, हम सब संभाल लेंगे। और मेरे पास ही डॉक्टर भी रहते हैं, मैंने उनको बोल के रखा था कि मैं एक ऐसा छोटा सा एक वो कर रहा हूँ, कभी कुछ इमरजेंसी लगे तो आपको जाना है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप बात नहीं मानेंगे, एक चमत्कार के रूप में वो हुआ कि 28 दिन, 28 डेज, ये मैं अपने दिल पे हाथ रख के आपको कह रहा हूँ, 28 दिन तक मैंने मदर को एक भी दवाई नहीं बहुत खूब। बहुत दी। खूब। एक बहुत। भी गोली नहीं दी। बस उन्हें एक चीज बताई, वाइफ को, कि तुम्हें हाइड्रोजन वाला, जो एक्टिव हाइड्रोजन वाला पानी है, बस वही उन्हें देना है, ताज़ा पानी। ताजा पानी। सुबह उठ को जल्दी उठना है, जल्दी तो उठते ही हैं 6 बजे, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सबसे पहले मदर भी उठ जाती हैं, तुम्हें उठ के उन्हें उसी समय पानी देना है। और तुरंत, जब जब उन्हें जितना पानी लगे, सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन्होंने उसे बखूबी पूरा निभाया, और 28 दिन तक उन्हें किसी गोली दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। और शुगर जब 3 महीने बाद कराया, मतलब 3 महीने कंटिन्यू तो मैंने उन्हें वैसा नहीं रखा, फिर मैंने जब डॉक्टर का टर्न आ गया तब उन्हें लेके गए, वाइफ ही लेके गई थी। पर हमने ये चीज बताई तो नहीं उन्हें, मगर फिर भी हमने ये कही कि सर आज की रिपोर्ट क्या कहती है, 3 महीने फिर हो चुके हैं, आप आपकी 2-3 जो आपने दवाई दी थी वो ले रहे हैं, तो कहने लगे तो रिपोर्ट तो अभी भी नॉर्मल है आपकी। मतलब 3 महीने बाद भी रिपोर्ट नॉर्मल है। तो मैंने कहा सर अब आगे कैसे रखना है, दवाई कितनी देना है, तो आप इमरजेंसी के तौर पे ये 2-3 गोली खाइए, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, पानी के भरोसे मत रहिएगा। सिर्फ पानी के भरोसे नहीं रहना है। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल, जैसा भी हो बिल्कुल। तो आज मैं आपको ये सब चीजों को बताना चाहता हूँ कि 100% ये जल पानी नहीं है, ये वास्तव में जल है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि वास्तव में तपस्या करके, जब भागीरथ जी ने हजारों साल की तपस्या की होगी, 100, 200, 500 नहीं, और अलग अलग जगह उन्होंने वो तपस्या की होगी, कहीं ब्रह्मा जी के पास गए, कहीं कहाँ गए, कहीं शिव जी के पास गए, तब जाके कहीं उन्हें आश्वासन मिला था, और वो गंगा रूपी जल इस धरती लोक पे आया था। और आज जापान के उस ऐसे व्यक्ति का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस चीजों को, जिसके जहन में आया कि हमें गंगा जी के जल और इस गंगे जल को बनाना चाहिए, उस अलग अलग जगह पे जो खासियत है जल में, एक ऐसा जल बनाना चाहिए जो पूरा तत्व में हुआ करता था, जिससे लोग तकलीफ भी नहीं पाते थे, बीमार ही नहीं होते थे। मुझे आज भी याद है, मेरे दादाजी को कभी कोई इंजेक्शन ही नहीं लगा, उन्होंने अपनी 80 साल की जीवन को जिया, कभी इंजेक्शन मैंने लगते ही नहीं देखा उनको। तो वो सब चीजें जब आज हम देखते हैं कि कैसे गंगा जी आई, और आदमी उस डिवाइस को जब परीक्षण किया, तो इतने साल लग गए, 20 साल 30 साल उन्होंने परीक्षण किया, और जब 74 में केंगन मशीन को स्टार्ट किया, तो एक बड़े बड़े रूप में उन्होंने बनाया, कंपनी ने। और आज छोटे छोटे रूप में बना के घर घर, हॉस्पिटल, सब दूर उन्होंने जापान में पहुंचाया। और आज सौभाग्य की बात है कि 2016 में वो हमारे इंडिया में उसे मौका मिला,
और वो आई। कभी कभी मुझे ऐसा भी अफसोस भी होता है कि रियल फैक्ट में मेरे एक बड़े भाई हुआ करते थे, जो बहुत ही प्रतिष्ठावान थे। 2016 में मुझे इस डिवाइस के बारे में पता नहीं चला, और उन्हें एक भयंकर बीमारी से कैंसर हो गया, और मैं उन्हें बचा नहीं पाया। मैंने 1 करोड़ रुपए पूरे परिवार ने लगाए, पूरा घर परेशान रहा, हॉस्पिटल, मुंबई, अहमदाबाद सब दूर घूमे, मगर आखिरी में कुछ नहीं मिला। कभी कभी मैं याद करता हूँ कि आज 2016 में शायद मुझे जानकारी होती तो तो 2017 2016 में। में आपने 1 करोड़ रुपए लगा दी बीमारी में? जी, वाह। पूरा 1 करोड़ रुपए लगा दिया। उसके बावजूद भी, और 4 ऑपरेशन कराए भैया के। मतलब मैं हैरान था। वो आने वाले समय के इस पूरे क्षेत्र के पार्षद थे, पर ठीक है, समय को कुछ वो नहीं किया जा सकता। परिस्थितियां ऐसी थी कि लड़े तो वो, पर हार गए। ऐसा पुरुषोत्तम बहुत जी सारे देखो, लोगों के साथ। पुरुषोत्तम जी देखो, एक बीमारी ने अपने परिवार को कितना पीछे छोड़ दिया। अगर बिल्कुल। आज वो 1 करोड़ रुपया कहीं आज निवेश किया होता, सुपर करोड़ हम्म। रुपए, तो आज की तारीख में वो कम से कम 15 करोड़ रुपए हो जाता है। 15 करोड़। तो आप सोच रहे हैं कि वो आपने बीमारी में इलाज में निवेश कर दिया। इलाज में निवेश सबसे गंदा निवेश है, सबसे गंदा बिल्कुल। निवेश है। आप सोचो कि लोग इलाज में निवेश कर जाते हैं और वहां से पैसा पूरा जीरो करके आ जाते हैं। आप खुद अपनी कहानी बता रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया आपने इलाज में 2016 में खर्च कर दिया। भाई के इलाज में ना, आपके भाई थे? ब्रदर, मेरे बड़े ब्रदर, मेरे ब्रदर। बड़े पापा के लड़के। आप और सोचो वो कि और ये। हमारी दो अ, वो और हमारी भैया की मित्रता ऐसी थी कि बचपन से थी। 5 साल से उन्होंने मुझे साथ में रखा, और एंड टाइम पे वो, मैं उन्हें कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि इन चीजों की मुझे पता भी नहीं थी। मगर हाँ, मैंने एक एक बार जब अहमदाबाद गया तो कहीं नेचुरल पैथी से भी मैंने इलाज कराने की कोशिश की। आयुर्वेद सारी चीजें करने के बाद इतनी दवाइयां खानी होती थी उन्हें। हम हम हार गए थे आखिरी में, तो हम नेचुरोपैथी की तरफ गए। मगर उन्होंने कहा कि आप लेट इतना हो चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। मगर वो एक ऐसा समय था, और चीजें यहीं नहीं रुकी। आइए ना, मेरी वाइफ भी साथ में आई है। अच्छा, जी। बेटी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते। आपने काफी अच्छी सेवा की और पानी से रिजल्ट निकाल के दिए पुरुषोत्तम जी को, ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ, उन्होंने एक अच्छा निवेश किया है स्वास्थ्य में। है ना? तो आपका भी इसके अंदर योगदान रहा है। आप भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि घर की थैंक महिला यू को ही सर। मशीन को मेंटेन करना पड़ता है। जी सर। हम्म, है ना? ठीक है। तो आप थोड़ा सा आप केंगन को लेके अपने अनुभव शेयर कीजिए थोड़ा सा। और आप भी फ्रेम में आए, थोड़ा सा मोबाइल को थोड़ा सा ऐसे रखें ताकि दोनों जने बराबर फ्रेम में आए। जी, अच्छा। बस बस ठीक। तो बताएं, आपका पहले परिचय दें थोड़ा सा। और सभी को बताएं आप केंगन मशीन को कैसे मेंटेन करते हैं, और आपके क्या अनुभव है, निजी अनुभव केंगन को लेकर। सर मेरा नाम दीपिका बड़ोदिया है। मैं इंदौर गांधीनगर से हूँ। और मशीन को लेके ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में वो एक सदस्य आ गया है। मशीन हमारे सदस्य की गिनती में है अब। हम 10 थे, अब हम 11 जने हो गए। बहुत बहुत खूब। और अभी हमारी मम्मी को शुगर और बीपी बहुत ज्यादा लेवल पे था। तो घर में सभी को विश्वास दिलाने के लिए हमने उनकी 1 महीने के लिए दवाई बंद कर दी। मम्मी ने कहा कि कुछ मम्मी के कुछ भी नहीं होगा, आप तो बंद करो दवाई। 1 महीने मैंने रेगुलर पानी निकाल के, तुरंत पानी मशीन से निकाल के उनको पिलाया है। और 1 महीने ना शुगर की दवाई दी है, ना ही बीपी की दवाई दी है। और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल तबीयत ठीक रहती है उनकी। वो भी अभी मान दवाई रहे हैं। लेती है क्या मम्मी जी? अभी दवाई लेती हैं? 2-3 दवाई ले। 2 दवाई लेती है मम्मी। 8 टेबलेट लेते थे, 8 टेबलेट, 8 सुबह 8 शाम को। अब अच्छा, केवल 8। 2 ही लेते हैं। अब 2 लेते हैं। वो भी बहुत घबरा गए थे दवाई खाकर। हाँ, 2 लेते हैं। वो भी उनके मन के शांति के लिए हमने, ठीक है आप चलने को दो।
लेकिन जो 8 लेते थे उससे तो छुटकारा मिल गया हमको। हम्म। तो उनकी तबीयत भी ठीक रहती है। शुगर जब भी मैं उनकी खाने खाने के पहले की, खाना खाने के बाद की शुगर चेक करती हूँ तो सब नॉर्मल ही आती है। ये पानी का ही चमत्कार है। बहुत और उनको हमने हमें तो यही बताया कि मम्मी, अब तो मम्मी भी हमारे मशीन चला लेते हैं, चालू करना सीख गए हैं, बर्न सारा पानी निकाल लेते हैं, सभी तरह के पानी निकाल लेते हैं वो भी। क्या एज है आपकी मम्मी जी की? एज क्या है? एज, सिक्सटी उम्र क्या है सिक्स उनकी? 65। 65। हाँ। तो मशीन से हमको बहुत लाभ मिला है। और अब हमारे छोटा सा बच्चा है मेरा, 4 साल का। वो भी ये कहता है, मम्मी मेरे को, मुझे कैंगिंग वाटर ही बॉटल में देना। मैं कहा बेटा, कैंगिंग वाटर ही हम आपको देते हैं। उनको ऐसा बता दिया कि भले आपको कोई भी पानी दे, घर में इतने जने में से यदि आपको पानी पीना हो तो आप हमें से यही बताना कि हमको ना मशीन का ही पानी हड़के दे। तो वो भी यही सीख गए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी मशीन का ही पानी पीते, दूसरा पानी नहीं पीते। हाँ। हाँ। आप बोलिए। चलिए बढ़िया है। अब कहीं सब लोग बैठे हैं, तो अभी हम ज्यादा तो नहीं सीख पाए हैं चीजों को, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये है कि रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं चीजों को। तो हम थोड़ी सी उस पर भी बात कर लेते हैं, समय को देखते हुए, कि मशीन में हमने क्या पाया, कि मशीन देती क्या है। सबसे पहले मशीन में जो होता है वो, चूंकि आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूं, पर सबसे पहले मशीन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमें चीजें देती है। या उसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। कहीं ना कहीं कितनी सारी दवाइयां में भी डॉक्टर उन्हीं चीजों को शामिल करता है। जब एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली प्लस और माइनस के रूप में होता है, मगर जब हम पानी से उसे चेक करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट हमें -ORP देता है। एंटी ऑक्सीडेंट होता है वो, मतलब ऑक्सीडेशन की एक प्रक्रिया है कि हर चीज कहीं ना कहीं खराब होती है। इंसान की उम्र भी बढ़ना, पानी का सड़ना, और जितनी भी ऑक्सीजन के साथ संपर्क में चीजें होती है, कहीं ना कहीं जंग लगने से हर चीज खराब होती है। तो उसके लिए एक एंटी बनाया जाता है, जिस पानी में पहली प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट दी गई। जैसे लैपटॉप के लिए एंटीवायरस होता है, ऐसा ही ऑक्सीडेशन ना हो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट की मशीन पहली प्रॉपर्टी देती है कहीं ना कहीं। तो सेकेंड अगर बात करें तो ये अल्कलाइन के रूप में हमें पानी देती है। अल्कलाइन जब हम देखते हैं तो वो नीला कलर जब पीएच स्केल पे आता है, मैंने भी कभी पढ़ा था मैथ्स में, तो हम लोग उस समय प्रयोगशाला में देखते थे और पानी का सही वास्तविक कलर उस हमारे सामने आ जाता था। आज हर व्यक्ति पानी तो पीता है, या कहीं भी किसी भी जगह चले जाए तो पानी का कलर बिल्कुल एक ही होता है, मगर वो जान नहीं पाता कि हम एसिड पी रहे हैं या वास्तव में पानी पी रहे हैं, जल पी रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम इसे चेक करते हैं तो ये हमें अल्कलाइन के रूप में देखने को मिलता है, या नीला हो जाता है। आज नर्मदा जी हो, माँ नर्मदा जी हो, माँ गंगा का हो, पानी को जब चेक करते हैं, मैंने देखा है वीडियोस के माध्यम में कि वहां भी जब चेक करते हैं तो वो अल्कलाइन के रूप में ही आता है। और थर्ड प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं जो उसकी होती है वो माइक्रो क्लस्टर के रूप में होती है। वो बहुत छोटे छोटे कण के रूप में, हमें डॉक्टर जब भी हम बीमार हो जाते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें कहता है कि दो चीजें जरूर बताता है। एक तो दलिया और मूंग की दाल खाइए, और दूसरा पानी को गर्म होके पीजिए। अब गर्म होने का कारण, गर्म करने का कारण एक ही है कि उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाए। और मूंग की दाल खाने का ये है कि उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, अच्छी होती है। मगर आज के माहौल की बात करें तो पहले हो सकता है 20 साल पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, मगर आज को हम जब चेक करते हैं तो हर घर को मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं, कि उसकी हाल क्या है। पूरा एरिया इतनी तरीके से जहर में डूबा हुआ है, ये डॉक्टर को नहीं पता है। या जानते हुए भी उन्हें सिर्फ यही चीजें होती है कि आप गर्म पानी पीजिए, तो गर्म पानी से जो चीजें हमें मिलती है वो हमारे इस मशीन में
माइक्रो क्लस्टर के रूप में हमें वो पानी मिल जाता है, जो बहुत तेजी से चंद सेकंड में, मुझे लगता है, पूरे शरीर के नसों में पहुंच जाता है और हमें वो फायदा देता है। प्लस एक चमत्कारी रूप इस मशीन का जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है एक्टिव हाइड्रोजन। जो केदारनाथ में जो जल मिलता है, वो जल अगर हमारी मशीन से हमें यहाँ मिलता है, तो वो एक्टिव हाइड्रोजन सबसे ज्यादा फायदे करता है, जिससे भी मैं और हम सब काफी प्रभावित हैं। अब तो बच्चे भी देखते हैं तो बोले मुझे तो यही वाला पानी पीना है। साथ ही साथ अब मैं उस पर बात कर लेता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति इस काम को आगे बढ़ाता है, इस काम को करना चाहता है, तो इसे कहाँ से वो स्टार्ट करे, कैसे वो स्टार्ट करे, और उसे क्या क्या परेशानी आती है। हम सब अलग अलग तरीके के व्यक्तित्व हैं। जब मशीन लेते हैं, परेशानी तो हल होती है, मगर कहीं ना कहीं देखा गया कि हर घर में कोई बीमार तो है, या पड़ोसी बीमार है, कोई ना कोई बीमार जरूर है। और कहीं ना कहीं पैसे की भी बहुत दिक्कत है, काम की भी समस्या है लोगों के साथ, रोजगार की भी समस्या आती है। तो कहीं ना कहीं रोजगार में जब व्यक्ति स्टार्टअप करता है इस काम को लेके, मशीन लेने के बाद, कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले वो व्यक्ति को मैं देखता हूँ जो एक 20 साल से लेके 25 साल का एक फ्रेशर होता है, या एक बिजनेसमैन होता है जो अपने बिजनेस से थोड़ा, मेहनत तो बहुत करता है मगर कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यह एक व्यक्ति वो है जो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट ले चुका है। अब करे क्या, कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ देखने में, तो सबसे पहले उसे जरूरत होती है कि मैं इस काम को करूँ तो कहाँ से शुरुआत करूँ। तो ये काम, जो भी हम काम करते हैं या केंगन का काम जो स्टार्ट करते हैं, तो अभी टाइम है ना, 5 मिनट का? हाँ सर है, ये जी। 2 मिनट का है। तो जी, कहीं ना कहीं हम इस काम को जब शुरुआत करते हैं, तो जब भी कोई व्यक्ति स्टार्ट करे, तो सबसे पहले उसे एक ही चीज करना चाहिए, वो है एक बड़ा सपना। वो वास्तव में करना क्या चाह रहा था, वो बचपन में क्या सोचता था, वो काम के दौरान जब रिटायर नहीं हुए थे, तब वो कौन कौन सी खुशियां या चाहते लेके चल रहे थे, वो सब चीजें उन्हें देखना चाहिए। और एक बड़ा सपना उन्हें लिखना चाहिए कि मुझे ये करना था, ये मुझे करना है। ये सब चीजें जब वो लिखेंगे, तो उन्हें एक बड़ा विजन मिल जाएगा इस काम को करने के लिए। एक फ्रेशर जो कि कहीं ना कहीं स्टार्टअप करता है, तो 5-10 हजार 20 हजार से स्टार्ट करता है, मगर अगर वो यहाँ स्टार्ट करे और एक 10 साल का प्लान करे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत आगे बढ़ सकता है। क्योंकि सपने जब वो लिखता है, तब उसे बहुत सारी चीजें याद आ जाती है कि मुझे ये करना था, मगर सपने 3 तरीके से स्टार्ट होते हैं उसके। वो अपने सपनों को 3 तरीके से पार्ट वाइज पूरे कर सकता है। एक सपने जो होते हैं, वो स्टार्टअप में होते हैं, जो छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करते हैं। और दूसरा सपना वो होता है जो मिड टाइप का होता है, जो कुछ छोटी बड़ी चीजों को पूरा करता है। मगर एक सपने वो होते हैं जो लॉन्ग, एक बड़े विजन को लेके आते हैं। बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने को लेके हो सकते हैं, बड़ा घर को रूप में हो सकते हैं, है ना, मतलब 50 बीघा जमीन को लेके हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्लान कर सकता है व्यक्ति, एक बड़ी होटल बनाना है, तो एक बड़े रूप किससे उसे जब करना है, तो काम में भी उसे वही ताकत मिलती है कि जब मेरे को बड़ा करना है, तो काम भी सुबह 6 बजे से उठ के करना होगा और एक बड़े सपने को प्राप्त करना होगा। अब जब सपना भी बना लिया, सारी चीज हो गई, तो सबसे बड़ी समस्या आएगी, तो शुरुआत कहाँ से करूँ। फ्रेशर हो या जितने भी लोग काम कर रहे हैं, बोले मेरे पास लोग तो है मगर मैं किसे बताऊं। तो वहां सबसे पहले व्यक्ति को अपनी लिस्ट तैयार करनी होती है। लिस्ट जब तैयार करने व्यक्ति जाता है, तो लिस्ट तैयार कैसे करे, लोग तो फैले पड़े पूरी दुनिया में लोग हैं। कई लोगों को वो जानते हैं, कई लोगों को भूल चुके हैं। कई दोस्त जो उनके साथ पढ़ा करते थे, वो संपर्क में नहीं। कई लोग
ऐसे हैं जो जहाँ रहते थे वहां से दूर जा चुके हैं। तो इन सब चीजों के लिए एक सीक्वेंस बाय एक लिस्टिंग तैयार करनी होती है। जहां तक मुझे लगता है एक फ्रेंड्स का फार्मूला होता है, शायद मुझे लगता है आप सभी को जानकारी होगी, और नहीं हो तो थोड़ा सा मैं उसमें प्रकाश जरूर डाल देता हूँ कि फ्रेंड्स का एक फार्मूला होता है, इसमें फ्रेंड लिखना होता है, और एफ का मतलब होता है सभी प्रकार के दोस्त। लिखिए, फ्रेंड्स की स्पेलिंग लिखिए आप, FRIENDS। और फ्रेंड्स का फुल फॉर्म आप लिखिए ताकि आपकी लिस्ट बहुत अच्छे से बन सके। FRIENDS, फ्रेंड्स। जी पुरुषोत्तम जी, F फॉर। एफ फॉर हम अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, जैसे एक फ्रेशर है या फिर रिटायर्ड पर्सन है या फिर बिजनेसमैन है, जो भी है ना, या तो उन लोगों को अपने एफ में अपने सारे फ्रेंड के सर्कल को स्टार्टअप करना होता है। अब फ्रेंड को जब देखते हैं तो व्यक्ति हमारी आंखों में वही लोग आते हैं जो हमारे आसपास इर्द गिर्द होते हैं, मगर उन्हें फ्रेंड्स स्कूल के भी लेना चाहिए। हमें कॉलेज के भी फ्रेंड्स लेना चाहिए। हमें हमारे रिश्तेदारों के बीच में हमारे जो लोग हुआ करते थे उनसे हम मिलते थे, उनके जो फ्रेंड है वो भी हमारे कहीं ना कहीं अच्छी मित्रता हो जाती है, रिलेटिव के साथ में भी उनको भी हमें वो चीज करना चाहिए। तो ऐसे तीन प्रकार के लोगों को हम जब इंक्लूड करते हैं तो ये देखने में आता है कि बहुत बड़ी एक लिस्ट तैयार होती है फ्रेंड्स के। जब हम 5 लोग देखते हैं, मगर जब लिखने जाते हैं तो हमें 50 लोग मिल जाते हैं। कोई कहाँ रह रहा है, कोई हम किसी के साथ कोचिंग पढ़ा करते थे, बहुत सारी चीजें। जब हम इन फ्रेंड्सों को ऐसा करते हैं, सेकंड पे हम लोग देखें तो आर आता है। आर में हम लोग सारे ऐसे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जब एक फ्रेशर देखता है कि मेरे पास तो कोई लिस्ट ही नहीं है, मेरे पास तो कोई लोग ही नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, तो उसको देखें। तो जब रिलेटिव आ जाते हैं उसमें, तो उसको दिखने लगता है कि कम से कम 300 से 500 लोग एक छोटे से कार्यक्रम में आते हैं, तो वो भी लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। एक छोटा सा बर्थडे हो, सगाई हो, शादी जब व्यक्ति पुरुषोत्तम जी, करता है। लास्ट 3 मिनट जी। में आपको समअप करना है। जी। और उसी के बाद आता है आई। आई में हमें जितने भी इंस्टीट्यूशनल हैं, जितनी भी कोचिंग्स हैं, या जितने भी हम लोग जहां जहां पढ़े हैं, जिन जिन चीजों के साथ वहां के सर प्रोफेसर है, जितने भी लोग से हम जुड़े हुए हैं, वो सब उस लिस्ट में आ जाते हैं। इसी के बाद आता है ई। ई के बाद जितने भी एम्प्लॉयज जो होते हैं, एम्प्लॉयज को हम देखते हैं हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति कहीं फैक्ट्री में जा रहा है, कोई कहाँ काम करने जा रहा है, जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह के लोग होते हैं, उस वो हम जब लिस्ट बनाने जाएंगे, जब सोचेंगे, तो आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। और ये मेरा मानना है कि आज की मीटिंग के बाद हर व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं छूट गया था, वो आपको जरूर मिल जाएगा, 100%। और इसी के आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय की एन। अपनी एक सीमा है। तो एन के बाद एन आता है, और एन में हम जब देखते हैं तो वो हमारे जितने भी नेबर्स है, जहां जहां हम रहे हैं, जहां जहां हम कभी गए हैं, किराए से रहे, जितने भी लोग देखते हैं हम लोग, वहां जो जितने भी नेबर्स थे, वो नेबर्स को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए। वो सब लोग हमारे अपने हो सकते हैं। हमें हर व्यक्ति को बताना होगा, जब कोई अच्छी चीज है तो क्यों ना हम सबको बताएं। और आखिरी में अगर देखें तो डी आता है। अभी आखिरी नहीं, एक सेकंड लास्ट है। तो डी में जितने भी प्रकार के डॉक्टर है, डॉक्टरों की लिस्ट आपको दिखेगी बहुत बड़ी, क्योंकि बचपन से ही स्टार्ट होता है। तो जब हम बड़े होते हैं तो हर वक्त डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, और पड़ती आई है हमें। तो सारे डॉक्टर्स की एक लाइनअप आप सबके नाम लिखिए, उन्हें भी बताइए। वो सब लोग आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, मगर 100% आएंगे। और जब ये सब होने के बाद आखिर में बढ़ता है एस। एस एक ऐसी चीज है, जब ये सब लोग आपको छोटे रूप में दिखे, जितने भी मैंने बताया, लिस्ट बहुत छोटी आपको लगे। वैसे तो ऑलरेडी 300 से 500 लोगों की लिस्ट हो चुकी है, मगर फिर भी एक प्रेशर को लगता है कि नहीं, मेरे पास तो लिस्ट अभी भी छोटी, कैसे काम करूंगा। तो उसके लिए सबसे बड़ा हथियार होता है एस। एस जो होता है वो स्ट्रेंजर कहलाता है।
स्ट्रेंजर मतलब हमारे, हम जहाँ खड़े हैं, हम जहाँ चल रहे हैं, हम जहाँ घूमने जाते हैं, हम जहाँ मूवी जाते हैं, हम जितनी भी जगह जाते हैं, और 3 फीट का दायरा, वो हमारा स्ट्रेंजर कहलाता है। बहुत जो खूब। हम मिलें, जिनसे हम बात करें, वही हमारी लिस्ट में शामिल हो गया। तो आप, जितनी हमने लिस्ट अभी तक देखी, डी तक, अकेली लिस्ट एक फ्रेशर 1 महीने में तैयार कर सकता है और एक बड़ा बिजनेस कर सकता है। बहुत खूब पुरुषोत्तम जी, आपने बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। तो ये इस फ्रेंड्स की लिस्ट के ऊपर आप डी में एक शब्द और लिख सकते हैं, आप डॉक्टर्स एंड डिवाइन। डिवाइन मतलब जो ठीक। पवित्र लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जिनकी धार्मिक हाँ, आस्था बहुत प्रबल रहती है, उन लोगों को भी आपको लिस्ट में शामिल करना चाहिए। और वो केंगन में बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, डिवाइन। डिवाइन। अंदर से पवित्र हैं, धार्मिक लोग हैं, जिनके विचार बड़े शुद्ध हैं, उनको जब आप लेके आते हो तो उनको ज्यादा गाइड नहीं करना पड़ता, वो तुरंत काम करना शुरू कर देते। तो थैंक बिल्कुल यू बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी, थैंक यू भाभी जी, आपने दोनों ने अपना समय दिया, वैल्यूएबल टाइम दिया। और अभी किसी को कोई सवाल है, कोई अगर पूछना चाहता है पुरुषोत्तम जी से और भाभी जी से, तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। एक या दो सवाल हम ले सकते हैं, और कोई गेस्ट है तो हम गेस्ट से भी चर्चा कर सकते हैं। तो कोई सवाल नहीं है किसी के, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू पुरुषोत्तम जी, बहुत अच्छा आपने। एक सेकेंड, एक एक बात और कहना चाहता जी हूँ। बोलिए। फिर बातें तो चलती रहेगी, बहुत सारी है। मैं हमेशा कई जगह जब जाता हूँ, या मेरी अपने काम से भी जब मैं किसी से बात करने आता हूँ, तो बात करते करते मुझे कई बार मैं कुछ ऐसी बात उनसे सामने रखता हूँ कि इंसान के लिए सबसे ज्यादा, आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती क्या चीज होती है। मतलब वो बोलता है मेरे लिए तो बहुत सारी चीजें कीमती है। मैंने मैंने आपने कितनी चीजें कमाई है। वो तरह तरह की चीजें बताई, मैंने ये करा, मैंने प्लॉट खरीदा, मैंने मकान बनाया, मैंने जमाने की चीजें खरीदी। मैंने कहा, अगर इन सब जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों को अगर मैं एक जगह रख दूं, और अकेली अगर मैं इस कैंगन डिवाइस के बारे में जब बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये बराबर बैठती है, बहुमूल्य होती है, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप नहीं होंगे, ये सब चीजें आपने बना जरूर ली, सब चीज कर ली, कार खरीद ली, मकान खरीद लिया, संपत्ति, प्लॉट, सब कुछ कर लिया, मगर जब आप नहीं होंगे तो कार को कौन चलाएगा, उस संपत्ति की देखभाल कौन करेगा। कहीं ना कहीं इन सारे धनों में, इस सारी संपत्ति में, एक शरीर सबसे बड़ा धन है। आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में गहनता से विचार करना चाहिए। पर अधिकतर लोगों के साथ नहीं हो पाता है कि हम उस पर विचार करते हैं, गंभीरता से देखते हैं। कल भी मैंने एक फोन लगा के इसी तरह के एक फोन पे बात की, और उन्होंने फिर मुझे कल का समय दिया। बोले ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा डिवाइस है। तो मैंने कहा ठीक है, अपन चर्चा जरूर करेंगे, जब मेरा और आपका फ्री समय होगा तब हम उस पर बात करेंगे। तो बहुत बस बढ़िया। यही, इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, आप सब अनम्यूट करके पुरुषोत्तम जी का धन्यवाद कर सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद, सर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, बहुत 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 शानदार। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत थैंक थैंक यू यू सर। सर। धन्यवाद।